प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 2 से दूसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया और यह उनका एक यात्रा वृत्तांत है। मैं आपको बता देता हूँ कि यात्रा वृत्तांत हिंदी लेखन की वह गद्य विधा है जिसमें लेखक एक यात्रा करता है और अपने यात्रा के उन सभी प्रसंगों को इसमें शामिल करता है। आइए अब हम लेखिका मधु कांकरिया का जीवन परिचय और इस पाठ का सार पढ़ते हैं। इस पाठ में आपको संपूर्ण पाठ का सारांश और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने एक यात्रा की है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है। लेखिका गैंगटॉक को क्या बताती हैं? मेहनती बादशाहों का शहर, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती हैं। साना साना हाथ जोड़ी सब वाक्य का अर्थ है मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी। कंचनजंगा K2 कंचनजंगा, K2 भी इसका नाम है। तो कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर वह खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। उनकी सहयात्री हैं मणि, जिनकी उम्र 50 वर्ष के करीब है, और जो गाइड है वो है जितेन नार्गे। युमथांग शब्द का अर्थ होता है घाटियाँ। तो 149 किलोमीटर दूर घाटियाँ देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। ये जो बौद्ध पताकाएँ हैं ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने, जो जितेन नार्गे थे, उन्होंने बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ, कितनी पताकाएँ? 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है, नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी इन रंगीन पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। तो 2 अवसरों पर ये श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं। श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु हो जाती है तो श्वेत पताकाएँ फहराई दी जाती हैं, और जब कोई नया शुभ कार्य होता है, शुभ अवसर होता है, तो ये रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। सफ़ेद पताकाएँ न फहरा करके रंगीन पताकाएँ। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो एक जगह है कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान है, वहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसलिए ये कवि लॉन्ग स्टॉक जो जगह है ये ध्यानाकर्षण का विषय है। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। जब वो आगे चली तो एक कुटिया में उनको धर्म चक्र, जिसको प्रेयर व्हील भी कहते हैं, ये घूमता हुआ दिखाई दिया। बताते हैं नार्गे कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आँखों से ओझल होने लगे।
दिखाई देने बंद हो गए। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है, अर्थात हर क्षण हिमालय के जो दृश्य हैं वो बदल रहे थे। वह विशाल लगने लगता है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, 7 बहनों वाला जो झरने हैं, वाटरफॉल है, वहाँ पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बहाकर ले जा रहा हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन, धन्यवाद, हरियाली लिखे शब्दों के पास रुकी। वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे। नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी। कौन सी नदी थी? तिस्ता नदी। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। कुछ औरतें थीं जिनकी पीठ पर टोकरियां बंधी हुई थी और उनमें बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। उनको डरा दिया कि इतना सुंदर वातावरण है और यहाँ भी लोगों को भूख, गरीबी और मौत का जो डर है वो डरा देता है। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्तों को चौड़ा कर रही हैं या चौड़ा बना रही हैं। जो पहाड़ीन हैं, पहाड़ी इलाके की जो औरतें हैं, वो इन रास्तों को पत्थर तोड़ तोड़ करके चौड़ा बना रही हैं। और कई बार काम के दौरान काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, अर्थात दुर्घटना घट जाती है और मौत हो जाती है। क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है, बम विस्फोट से उड़ाया जाता है, तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। लेखिका विचार करती हैं कि कहीं भी चले जाओ, सब जगह जो आम जनजीवन है वो एक ही पहलू से होकर गुजरता है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। तो बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ कर के स्कूल जाते हैं। एकमात्र स्कूल है और वहाँ से लौट कर के माता के साथ काम में हाथ भी बटाते हैं। अब रास्ता तंग होता जा रहा था, सकड़ा होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे। सरकार ने जगह जगह गाड़ी धीरे चलाए वाले जो चेतावनियों के बोर्ड हैं वो सड़क पर लगवाए हुए थे। शाम के समय जीप चाय के बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान, जिसको बोकू कहते हैं, पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। यूमथोंग पहुंचने से, उन घाटियों में पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग नामक जगह रुके और लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लायुंग में क्या मिले? लकड़ी के बने छोटे छोटे घर। लेखिका सफ़र की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का जो साधन है वो पहाड़ी आलू हैं, धान की खेती है और शराब का व्यापार है, क्योंकि वहाँ पर महुआ नामक जो वृक्षों से महुआ प्राप्त होता है और उससे शराब बनती है। लेखिका को वहाँ बर्फ़ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ़ कहीं भी नहीं दिखी। लायुंग में लेखिका को बर्फ़ नहीं दिखाई दी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। प्रदूषण के कारण जो बर्फ़ का गिरना है वो कम हो गया था।
कटाव में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। एक और जगह है कटाव, जहाँ पर हमें बर्फ़ मिल सकती है, और कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि किसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मणि जिसने स्विट्ज़रलैंड घूमा था, उनकी जो सहयात्री मणि थी वो स्विट्ज़रलैंड देश घूमकर आई थी। उन्होंने कहा कि यह तो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। भारत का जो कटाव है वो तो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, ये पर्यटकों के लिए नहीं तैयार किया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। और जहां आप देख सकते हो, जहां पर्यटक जाएंगे तो वातावरण वहां धीरे धीरे दूषित हो जाता है, प्रदूषण फैलता चला जाता है, गंदगी फैलती है, और प्राकृतिक जो स्वरूप होता है प्रकृति का वो बदल जाता है। और इसीलिए कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है, और इसीलिए ये अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जीतेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ़ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। लेखिका का ध्यान फ़ोटो खिंचाने में नहीं, पूरे प्राकृतिक परिदृश्य को अपनी सांसों में, अपने अंतरतम में समा लेने का प्रयास वो कर रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषियों मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। तो प्रकृति अपने पूरे स्वरूप के साथ थी, और ऐसे दृश्यों को देखकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे महान ग्रंथों की रचना की होगी। और इस असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी, चोर, लुटेरा, डकैत, अत्याचारी, अपराधी, आतंकवादी यदि ऐसे दृश्यों को देख ले तो वह भी पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाए, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान ले। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वह कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है। इनकी जो सहयात्री थी मणि, अब वो भी दार्शनिकता का अनुभव कर रही हैं और कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती हैं, और गर्मियों में ये बर्फ़ सिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। बर्फ़ के रूप में सर्दियों में जो पानी है वो जमा हो जाता है, और गर्मियों में पिघल पिघल के हमारे लिए जल की आपूर्ति करता है। प्रकृति का ये जल संचय बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है। इस प्रकार नदियों और बर्फ़ के इन शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी। चूँकि यह बॉर्डर का एरिया था, भारत और चीन का बॉर्डर यहाँ पर था। थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई थी। लेखिका फौजी लोगों को देखकर के उदास हो गई थी। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे जब कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत में पड़ती है। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से यूमथोंग की ओर जाते हुए प्रियुता और रुड्रोड्रेडो, ये वृक्ष हैं, प्रियुता और रुड्रोड्रेडो ने फूलों की घाटी को भी देखा, क्योंकि प्रियुता और रुड्रोड्रेडो के वृक्षों पर फूल इतने ज़बरदस्त होते हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है कि फूलों का सहज सजी है। यूमथोंग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जीतेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता, ऐसी लोगों की धारणा है। यूमथोंग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका हैरान रह गई कि उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी चंद्रमा की किरणों का, अर्थात ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है।
गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिरे थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का यह क्षेत्र ऐसा है जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है और नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। तो यहाँ हम पाठ के सार को पूरा समझते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जवाब है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था। क्यों कहा गया? जवाब है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जवाब है, सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा के प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। चौथा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। लिखिए। जवाब है, जितेन नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। पहला है प्रकृति। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान हैं, सकरे हैं, जलेबी की तरह घुमावदार हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। जितेन नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है, घाटियाँ हैं। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक नामक जगह है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफ़ेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति की प्रतीक हैं और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत का दर्शन कराती हैं। नवजीवन जनजीवन यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांधकर रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर
पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं, शाम को अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत श्रमसाध्य है। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास रखते हैं। 5वां प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? जवाब है, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एकता के सूत्र में, एक सूत्र में बांध देता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। 6ठा प्रश्न है, जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक अच्छा गाइड और उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होते हैं। नारगे एक कुशल गाइड है। नारगे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। गाइड का पहला गुण है, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। 3 नंबर है, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। 4था गुण है, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। 5वां गुण है, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके। वे अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। 6ठा गुण है, गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों व बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाएं। और 7वां गुण है, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। उसकी वाणी में प्रभाव होना चाहिए, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। जवाब है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियों और फूलों से लदी घाटियाँ थीं, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, झरने थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह चमक मारती, कौंध मारती तिस्ता नदी थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? जवाब है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले
लेखिका चित्रलिखित से माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों को करने पर तुली हुई है। इन अद्भुत और अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की परंपरा से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके मन का सारा मैल, सारी मलिनता, सारी वासनाएं, बुराइयां इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। नवा प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। जवाब है, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का अंश ही प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। आइए अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। जवाब है, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है, जिससे सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता हो जाती है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेकों बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। आइए 11वें प्रश्न देखते हैं। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। जवाब है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान ही है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है, अच्छा ही है। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? जवाब है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही हाहाकार मचता है तो उस समय यही बर्फ़ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। अब हम देखेंगे गत माध्यमिक परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है।
ये माध्यमिक परीक्षा 2022 में आया प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला का वर्णन है, पश्चिमी पठार का है, रेगिस्तान की मिट्टी का है अथवा हिमालय की यात्रा का। तो इसका जवाब है हिमालय की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा प्रश्न है, यूमथांग का अर्थ लिखिए, यह कहाँ स्थित है? माध्यमिक परीक्षा 2022। जवाब है यूमथांग का अर्थ है घाटियाँ होता है। यह गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा प्रश्न, तीस्ता नदी कहाँ बहती है? इसकी विशेषताएं लिखिए। माध्यमिक परीक्षा 2022। तीस्ता नदी सिलीगुड़ी सिक्किम में बहती है। इसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर होता है। रोमांचित कर देने वाली चिड़िया के पंखों की तरह यह हल्की है। इस नदी का 2/3 भाग हमारे देश में है। यह नदी सिक्किम की जीवन रेखा भी कहलाती है और सिक्किम व पश्चिमी बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। चौथा प्रश्न है, दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? माध्यमिक परीक्षा 2023 में ये प्रश्न आया था। जवाब है, पहाड़ी सौंदर्य को देखते देखते अचानक पहाड़ी औरतों के द्वारा कड़ी मेहनत करते देखा। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, इतनी नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की जंग देखकर जब लेखिका ने पहाड़ी औरतों को कड़ी मेहनत और उनके भरपूर सौंदर्य को देखा तो उन्हें हैरानी हुई। पांचवा प्रश्न है, कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। माध्यमिक परीक्षा 2023। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी कवि लॉन्ग स्टॉक की जगह। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों और बाद में शांति वार्ता का स्थल होने के कारण भी चर्चा में है। तो यहाँ हमारा ये जो अध्याय है पूर्ण होता है। इतिश्री। इसके संपूर्ण जो प्रश्नोत्तर PDF है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।